श्री गुरुकुल साइंस एकेडमी यूट्यूब चैनल में मैं रोशन दैया केमिस्ट्री पीजीटी आप सभी का अभिनंदन करता हूं। आज हम जो सेकंड चैप्टर है सॉल्यूशंस विलियन, उसमें हम पढ़ेंगे अणुसंख्यक गुणधर्म के आधार पर मोलर द्रव्यमान का निर्धारण। देखिए, अणुसंख्यक गुणधर्म यानी कि कोई भी जो विलयन है उसके जो विलय है उसके समस्त जो गुण होते हैं वो अणुसंख्यक यानी केवल अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, कोई प्रकृति पर निर्भर नहीं करते हैं। केवल हम अणुसंख्यक नाम से ही स्पष्ट है कि अणुओं की संख्या से रिलेटेड गुणधर्म पढ़ेंगे। तो देखिए, चार प्रकार के सबसे पहले हम पढ़ेंगे विलायक का, वाष्प दाब का, आपेक्षिक अवनमन। जो सेकंड हम पढ़ेंगे दूसरा पॉइंट वो क्वथनांक का अवनमन, हिमांक का उन्नयन, विलय के क्वथनांक का उन्नयन, विलय के हिमांक का अवनमन, विलयन का परासरण दाब। तो हम इन चार बिंदुओं पर अध्ययन करेंगे। वापस देखिए, जो है ये चार बिंदु, विलायक का वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, विलय के क्वथनांक का उन्नयन, विलय के हिमांक का अवनमन, विलयन का परासरण दाब। तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं विलय का वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। तो वो हमारा प्रथम बिंदु है विलायक विलय का वाष्प दाब, विलय का वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, आपेक्षिक अवनमन, अवनमन। देखिए, हम विलय के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन करते हैं। हम राउल के नियम से हम जानते हैं कि P1 इक्वल टू P1 नॉट X1। देखिए, P1 नॉट मैंने पहले भी आपको बताए थे कि जो P1 नॉट होता है वो कोई भी जो विलायक है, शुद्ध विलायक, उसका वाष्प दाब है और ये विलयन का वाष्प दाब है। तो यहाँ P1 क्या है? P1 जो है विलयन का वाष्प दाब है, विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब, वाष्प दाब। और P1 नॉट क्या है? विलय का वाष्प दाब, विलायक, विलायक का वाष्प दाब, विलायक का वाष्प दाब, वाष्प दाब। और यहाँ X1 है वह विलायक का मोल अंश, विलायक का मोल अंश, मोल अंश। अब देखिए, यहां पर सीधा सीधा स्पष्ट है कि मैंने पहले भी बताया था जो विलायक होता है, शुद्ध विलायक होता है, उसका वाष्प दाब हमेशा जो विलयन होता है उससे अधिक होता है। तो देखिए, जो आपका P1 नॉट यानी कि जो विलय का वाष्प दाब है वो ग्रेटर देन होता है यानी अधिक होता है किससे? विलयन के वाष्प दाब से। तो ये अधिक है, ये कम है, तो हम इन दोनों का यहाँ डिफरेंट कर देते। तो P1 इक्वल टू सीधा सीधा है P1 नॉट माइनस P1। देखिए क्या क्या, ध्यान से देख लीजिए एक मिनट, कि जो हमारे पास में P1 नॉट है उसमें से हमने P1 माइनस कर दिया, क्योंकि जो P1 नॉट क्या है, जो शुद्ध विलायक है उसका वाष्प दाब है वो हमेशा ज़्यादा होता है, और ये जो अपना विलयन है उसका वाष्प दाब कम होता है। तो हम दोनों जो इसका डिफरेंट निकाल दिया, इसका अंतर कर दिया। अब देखिए, यहाँ डिफरेंट निकालने के लिए हम लिखेंगे डेल्टा P। स्पष्ट है कि देखिए यहाँ P1 की वैल्यू क्या है? P1 की वैल्यू है P1 नॉट X1। तो देखिए डेल्टा P इक्वल टू P1 नॉट, अब देखिए माइनस, ये देखिए ये P1 की वैल्यू रख रहा हूं मैं, ध्यान से समझना इसको। ये देखिए P1 की जो वैल्यू है P1 नॉट X1, तो मैं यहाँ इसकी वैल्यू रख देता हूं P1 नॉट X1। अब देखिए डेल्टा
P इक्वल टू, स्पष्ट है, इसमें ध्यान से देखिए कॉमन कौन आ रहा है, इसमें कॉमन आ रहा है हमारे ये P1 इसमें कॉमन आ गया, तो पीछे क्या बचा 1 माइनस x1। हमने जो विलियन का पार्ट थर्ड है उसमें मैंने पहले भी बताया था 1 माइनस x1 क्या होता है, x2 होता है, तो इसकी जगह हम x2 रख सकते हैं। तो डेल्टा P इक्वल टू P1 x2, यहाँ हम x2 रख देंगे। अब देखिए ये P1 मैं यहाँ डिवाइड में लेके आ रहा हूँ, तो ये हो गया डेल्टा P अपॉन P1 इक्वल टू x2। और देखिए डेल्टा P की वैल्यू क्या है, डेल्टा P जो है उसकी वैल्यू है P1 माइनस P1। तो मैं डेल्टा P की जगह रख सकता हूँ P1 माइनस P1 अपॉन P1। अब देखिए x2 क्या होता है, यहाँ देखिए x2 की जो वैल्यू होती है x2 इक्वल टू होता है n2 अपॉन n1 प्लस n2। तो मैं x की वैल्यू यहाँ रख देता हूँ, तो मेरे पास में आ जाएगा P1 माइनस P1 अपॉन P1 इक्वल टू n2 अपॉन n1 प्लस n2, ये इसकी वैल्यू आ गई। अब देखिए इसमें जो n2 है, n2 अपन हम जो है उसको नगण्य मान लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी तनु जो विलयन है उसमें कोई विलय मिलाया गया वो बहुत ही कम मात्रा में, तो तनु सॉल्यूशन है, तो हम n2 को n1 की तुलना में बहुत ही कम मान लेते हैं, नगण्य मान लेते हैं। तो इसके स्थान पर हम फिर ये लिख सकते हैं जो है जो अपने ये लिखेंगे P1 माइनस P1 अपॉन P1 इक्वल टू n2 अपॉन n1। अब देखिए जो n2 है उसकी वैल्यू क्या होती है, n2 की वैल्यू होती है n इक्वल टू ये द्रव्यमान अपॉन मोलर द्रव्यमान। किसके लिए बात हो रही है, यदि विलय के लिए होती है तो विलय के लिए लिख सकते हैं, और विलय के लिए होती है तो उसके लिए लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा P1 माइनस P1 अपॉन P1 इक्वल टू, अब देखिए n2 की वैल्यू W2 अपॉन M2 अपॉन ये 2 है इसलिए मैंने यहाँ 2 लगाया। अब देखिए n1 की वैल्यू W1 अपॉन M1, तो ये आ जाएगा P1 माइनस P1 अपॉन P1 इक्वल टू W2 इंटू M1 अपॉन M2 इंटू W1। तो इसको मैंने यहाँ से सॉल्व कर दिया, ये अपॉन में है तो ये नीचे आ गया M2, और ये अपॉन में था तो ये ऊपर चला गया, तो इसको मैंने सॉल्व कर दिया, तो मेरे पास में ये वैल्यू आ गई। तो देखिए ये क्या है, आपेक्षिक P1 माइनस P1, ये आपेक्षिक, और जब मैंने P1 से डिवाइड किया तो आ गया अवनमन, तो ये हो गया आपेक्षिक अवनमन। तो ये हमारा पहला जो है विलायक का वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन आ गया। तो अच्छी तरह से इसको जो है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोटबुक में उतार लीजिए अच्छी तरह से, और इसको 2-3 बार समझिए, अपने हैंड राइटिंग से अच्छी तरह से 2-3 बार लिखिए ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। देखिए अब हम दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे जो विलायक होते हैं, विलायक में क्वथनांक का उन्नयन। तो विलायक में क्वथनांक का उन्नयन, तो देखिए सबसे पहले सपोज कीजिए हमारे पास में कोई एक पात्र है और उसके अंदर कोई भी प्रकार का एक विलायक है, और ये विलायक है, और जब शुद्ध विलायक होता है तो उसका जो क्वथनांक होता है वो हमेशा ज़्यादा होता है, जो होता है उसके अंदर कुछ क्वथनांक वाष्प दाब ज़्यादा होता है। वाष्प दाब की बात हो रही है, वाष्प दाब ज़्यादा होता है। क्या ज़्यादा होता है, वाष्प दाब। तो इसका वाष्प दाब जो है वो जो है विलयन की तुलना में ज़्यादा होता है, P1। अब इसके अंदर मान लीजिए मैंने कोई भी प्रकार का X विलय मिला दिया, तो X विलय मिलाने से इसका क्वथनांक बढ़ जाता है। तो ये क्वथनांक बढ़ जाना यानी उन्नयन का अभिप्राय है बढ़ जाना। तो ये बढ़ने के लिए देखिए अब हम इसके लिए ग्राफ देखते हैं, उस ग्राफ को ध्यान से देखिए। ये देखिए ग्राफ, ये सबसे पहले
ये यहाँ प्रेशर है, वाष्प दाब, और यहाँ टेम्परेचर है केल्विन में, यहाँ टेम्परेचर है ये केल्विन में। अब देखिए यहाँ से ये मैंने जो ग्राफ खींचा है ये है विलायक के लिए, क्योंकि जो विलायक का वाष्प दाब अधिक होता है और विलयन का वाष्प दाब कम होता है, तो मैंने ये खींच दिया इसके लिए। किसके लिए? ये खींचा मैंने जो है विलयन के लिए। अब देखिए जो क्वथनांक किसे कहते हैं, क्वथनांक का उन्नयन का अभिप्राय क्या है? उसका अभिप्राय ये है कि जब वाष्प दाब बढ़ते बढ़ते जब 1 एटमॉस्फेयर तक आ जाए, यानी कि पी वेपर, वेपर यानी वाष्प, पी वेपर 1 एटमॉस्फेयर के बराबर हो जाए, यानी कि वाष्प दाब बढ़ते बढ़ते वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, तो उसको हम कहते हैं क्वथनांक का उन्नयन। तो यहां से देखिए पी वेपर इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर, तो मैं इसको यहां बता देता हूं 1 एटमॉस्फेयर। वापस देखिए ग्राफ को, यहाँ वाष्प दाब है, यहाँ तापमान है, यहाँ विलायक है और ये विलयन है, क्योंकि जो विलायक का वाष्प दाब होता है वो सदैव अधिक होता है। तो अब देखिए मैंने मान लीजिए यहाँ से एक विलायक, ये विलायक और यहाँ से एक ये बिंदु लेता हूँ, यहाँ से 1 एटमॉस्फेयर पर, ये देखिए ये बिंदु आ गए। और इसके नीचे देखिए, इसको मैं जब नीचे मिलाता हूँ तो मेरे पास में यहाँ आ गया TB, B का मतलब है बॉइलिंग, और उसके आगे जब इसको और आगे बढ़ाया तो यहाँ पर एक बिंदु और आ गया, और इस बिंदु को मैं नाम दे देता हूँ TB। अब देखिए जो ये यहाँ पर जो मैंने बनाया है उसमें जो TB है वो अधिक है और TB नॉट वो इससे कम है, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंट होगा वो यहाँ आएगा डेल्टा T, डेल्टा TB। और ये जो आएगा ये वाष्प दाब में अंतर है, ये जो दोनों के बीच में जो स्पेस है ये है वाष्प दाब में अंतर, वाष्प दाब में अंतर। अब देखिए जो हम वापस इस ग्राफ को देखिए अच्छी तरह से, ये क्या चीज़ है? ये है विलायक, ये विलयन है, और ये जैसे 1 एटमॉस्फेयर पर ये जो बिंदु आ रहा है ये TB नॉट पर आ रहा है और ये TB पर आता है, तो हम इसको डिफरेंट ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा T बॉइलिंग इक्वल टू, देखिए सीधा सीधा स्पष्ट है, जो TB है वो अधिक है तो इसमें से TB नॉट माइनस हो जाएगा। अब देखिए हम जानते हैं कि जो TB डेल्टा TB होता है तो वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? M की। अब देखिए डेल्टा TB इक्वल टू KB M। अब यहाँ K क्या आया है? K एक स्थिरांक है, K इज कांस्टेंट है, K इसको कहते हैं मोलल उन्नयन स्थिरांक, मोलल उन्नयन स्थिरांक है। तो Kb या क्या है? मोलल उन्नयन स्थिरांक। जल के लिए जो इसकी वैल्यू होती है वो होती है 0.52 किलो मोल इनवर्स। तो ये देखिए जल के लिए इसकी वैल्यू होगी 0.52 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। अब देखिए M क्या होता है, यहां पर आपको पता होना चाहिए। M सीधा सीधा है भाई, हम M की जो है M की वैल्यू क्या होती है? M की वैल्यू होती है देखिए WB अपॉन WA MB इंटू 1000। ये हमने पहले पढ़ा जो M की वैल्यू।
डब्ल्यू बी इंटू 1000 एम बी इंटू डब्ल्यू ए। अब इसकी वैल्यू मैं यहाँ रख देता हूँ, तो मेरे पास में आ जाएगा डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी, और इसकी वैल्यू मैंने यहाँ रख दी, तो ये हो गया डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। अब मुझे ये एम बी निकालना है। एम बी क्या है? सीधा सीधा है मोलर द्रव्यमान, क्योंकि हमारा जो फर्स्ट जो टॉपिक यही था कि मोलर द्रव्यमान का निर्धारण। मोलर द्रव्यमान का निर्धारण करेंगे तो देखिए ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा एम बी। तो देखिए एम बी कैलकुलेशन आनी चाहिए, थोड़ा सा आपका मैथ्स अच्छा होना चाहिए इसमें। तो एम बी ऊपर आ जाएगा ये के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन डेल्टा टी बी इंटू डब्ल्यू ए। ये देखिए ये मेरे पास में मोलर द्रव्यमान आ गया। तो ये देखिए ये किसके लिए था? क्वथनांक का उन्नयन। तो क्वथनांक का उन्नयन के लिए वापस देखिए क्या हुआ कि सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, इस ग्राफ के अकॉर्डिंग मैंने जो लिखा है कि जो टीबी जो होता है वो माइनस टीबी नॉट, इनका जो डिफरेंट जो है वो क्या होता है? डेल्टा टीबी। और डेल्टा टीबी किसके प्रोपोर्शनल होता है? एम के। और जैसे यहाँ प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटा तो क्या आ गया? यहाँ पर कांस्टेंट आ गया, और इसको कहते हैं मोलल उन्नयन स्थिरांक। जल के लिए ये होता है 0.52 के किलोग्राम मोल इनवर्स, मोल इनवर्स। अब देखिए m की वैल्यू क्या होती है? डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। और जैसे ही मैंने इसके अंदर वैल्यू पुटअप की, किसकी वैल्यू पुटअप की? m की, क्योंकि देखो ये डेल्टा टीबी और ये केबी, और इसकी वैल्यू मैंने यहाँ पुटिंग कर दी। पुटिंग करके मुझे क्या निकालना था? मुझे तो मोलर द्रव्यमान निकालना था। तो ये एम बी यहाँ आ गया और टीबी नीचे आ गया। और बाकी इसको हम यदि कोई न्यूमेरिकल वैल्यू दी रहती है तो हम इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, क्योंकि देखिए जो डब्ल्यू ए है वो क्या होता है? इसमें विलय का द्रव्यमान। डब्ल्यू बी क्या है? विलय का द्रव्यमान। और यहाँ टीबी, इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट डिग्री सेल्सियस और केल्विन। इसके अंदर ये सबसे अच्छी बात है कि आप डिग्री केल्विन भी रख सकते हो और सेल्सियस भी रख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जो इसके अंदर जो केबी की वैल्यू होती है वो मैंने लिख दी यहाँ पर, ऐसा यूनिट होती है के किलोग्राम मोल इनवर्स। उसके अलावा देखिए जो ये यहाँ पर दिया मोलर द्रव्यमान, इसकी इकाई होती है ग्राम मोल इनवर्स। तो ये हमारा हो गया क्वथनांक का उन्नयन। अब जो हमारा तीसरा टॉपिक लेंगे हिमांक का अवनमन। बंद करो एक बार। अब हम ले रहे हैं हिमांक का अवनमन। हिमांक का अवनमन हिमांक का अवनमन के साथ में इसके साथ एक चीज और पढ़ लेंगे, प्रति हिमांकी विलयन। प्रति हिमांकी विलयन। तो इसके साथ में ये भी पढ़ लेंगे। तो देखिए हिमांक का अवनमन, अवनमन का मतलब क्या होता है? कम हो जाना। जैसे हमने सबसे पहले वही बात देखिए, यहाँ पर सपोज कीजिए इसमें कोई भी प्रकार का विलायक है और विलायक का वाष्प दाब तो ज़्यादा होता है, तो इसको टेम्परेचर देते, थोड़ा सा टेम्परेचर देते ही जो होता है इसके अणु वाष्पित हो जाते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति जब इसमें हम कोई भी प्रकार का विलय मिला देते, मान लीजिए कोई X है, मैंने विलय मिला दिया इसमें Y में, तो क्या हुआ? सीधा सीधा इसका जो वाष्प दाब है वो कम हो गया। वाष्प दाब कम हो गया तो क्या होता है? कई बार जब बर्फ़ जम जाती है, 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर बर्फ़ जम जाती है, लेकिन हम उस बर्फ़ को जमने नहीं देना चाहते। जैसे ठंडे प्रदेश है तो ठंडे प्रदेशों के अंदर हम ये चाहते हैं कि भाई जो है वो पानी जमे नहीं, तो उस जो हिमांक बिंदु उसका हम कम करते हैं उसको। तो अवनमन का मतलब होता है घटना।
यानी कम हो जाना। तो ये जो होता है ये कम हो जाना, हिमांक बिंदु कम हो जाना। तो सबसे पहले इसके लिए ग्राफ देखते हैं। यानी कि हिमांक अवनमन का अभिप्राय सीधा सीधा यही है कि जो वाष्प दाब होता है यानी सॉलिड का वाष्प दाब होता है वो लिक्विड के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है। यानी कि जब जो वाष्प दाब है, ठोस का वाष्प दाब है, वो द्रव के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है तो वो हिमांक का अवनमन कहलाता है। तो अब देखिए जैसे इसके लिए मैं ग्राफ बना रहा हूँ, ये देखिए ये ग्राफ है, ये x ये y, सेम वही प्रोसेस है इसमें भी। ये देखिए सबसे पहले यहाँ हमको क्या लेना है, यहाँ हमको लेना है P वाष्प दाब, यहाँ हमको लेना टेम्परेचर केल्विन में। अब देखिए जैसे मान लीजिए मेरा पहले ये बिंदु है और यहाँ बिंदु मैंने ये मिलाया और दूसरा मेरे पास में मान लीजिए ये बिंदु है और यहाँ मिलाया। इस बार यहाँ पर जो है वो देखिए, जब अब पहले हम बॉइलिंग की बात करें तो हम B ले रहे थे, अब हम यहाँ फ्रीजिंग की बात कर रहे हैं, हिमांक की बात करें तो यहाँ F लेंगे। तो ये टेम्परेचर हो गया TF0 और ये टेम्परेचर हो गया TF और इनके बीच का जो डिफरेंस हो गया वो डेल्टा TF हो गया और यहाँ से यहाँ तक ये हिमांक का अवनमन हो गया। तो ये हिमांक का अवनमन ये वाला, तो ये हिमांक का अवनमन। तो इसमें ये हो गया सेम पहले जैसे है, लेकिन अब इस बार यहाँ क्वथनांक नहीं होकर हमारे पास में हिमांक है। तो हिमांक के लिए यहाँ क्या लिख देंगे, F इक्वल टू डेल्टा। इस बार जो T0F है वो ग्रेटर देन है, ज़्यादा है, इसलिए हम इसमें से जो है TF0 में से TF माइनस करेंगे। आपको पता है, हम जानते हैं इसी में भी जो TF है यानी कि जो डेल्टा TF है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, M के प्रोपोर्शनल होता है। और यहाँ पर भी एक कांस्टेंट आ जाएगा तो TF इक्वल टू K, यहाँ B नहीं आएगा इस बार, यहाँ F आएगा M, ये आ गया। यहाँ पर ये जो है हिमांक का अवनमन स्थिरांक है, KF यहाँ क्या है, मोलल हिमांक स्थिरांक, हिमांक अवनमन स्थिरांक, अवनमन स्थिरांक। जल के लिए जो इसकी वैल्यू होती है 1.86 किलोग्राम स्मॉल इनवर्स होती है। देखिए वहाँ तो हमारे पास में जो स्थिरांक आ रहा था वो आ रहा था जो मोलल क्वथनांक अवनमन स्थिरांक, वहाँ क्या था, उसका नाम था जो हम अभी पढ़ रहे थे KB, उसका नाम था मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक और यह है मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक। उसकी वैल्यू क्या बताई थी मैंने, 0.52 और इसकी वैल्यू 1.86। किसके लिए, केवल जल के लिए बात कर रहे हैं, तो जल के लिए इसकी वैल्यू होती है 1.86 के किलोग्राम मोल इनवर्स। अब देखिए वही प्रोसेस, सबसे पहले डेल्टा TF इक्वल टू, अब देखिए M की वैल्यू क्या होती है, M की वैल्यू लिखनी है हमको, तो वही वापस जो हमने M की वैल्यू लिखी थी पहले WB अपॉन WA इंटू MB इंटू 1000। ये देखिए ये इसकी वैल्यू। यहाँ हमको वापस क्या निकालना, हम मोलर द्रव्यमान की बात करें तो हमको तो MB निकालना है, तो सेम वही प्रोसेस है, यहाँ आ गया MB, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम वो की वही प्रोसेस है। यदि आपने अच्छी तरह से जो विलायक क्वथनांक का उन्नयन किया तो आपको हिमांक का अवनमन लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये देखिए ये हो गया KF.WB इंटू 1000 अपॉन MB यहाँ आ गया, तो ये डेल्टा TF नीचे आ गया, डेल्टा TF इंटू WA। तो हम इसकी जो है इसमें मोलर द्रव्यमान का निर्धारण कर सकते हैं। तो ये हो गया हिमांक का
अवनमन। तो हमने देखिए जो है विलायक है, तो विलायक के अंदर सबसे पहले जो वाष्प दाब उसका अपेक्षिक अवनमन पढ़ा, फिर क्वथना का उन्नयन पढ़ा और अब हिमांक का अवनमन पढ़ लिया। अब हम जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे विलयन के लिए परासरण दाब व परासरण दाब। परासरण दाब, देखिए परासरण और परासरण दाब। सबसे पहले परासरण ऑस्मोसिस क्या होता है वो देखिए। देखिए सपोज कीजिए यहां पर कोई सेमी पैरा मेम्ब्रेन यानी कि अर्ध पारगम्य झिल्ली है, अर्ध पारगम्य झिल्ली, और यहां कोई भी प्रकार का विलयन है और ये विलायक है। अब मान लीजिए जो विलयन है उसमें जो विलयन के जो पार्टिकल्स है वो विलायक की ओर जिस पारगम्य झिल्ली के द्वारा वो चले जाते हैं। नाम से स्पष्ट है अर्ध पारगम्य यानी आधे अणु। तो जो 50% अणु होते हैं वो जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए विलयन है, विलयन के अंदर कोई साल्ट घुला हुआ है तो साल्ट तो वो जा नहीं पाएगा, लेकिन उसके अंदर जो विलायक है वो उसके अंदर चला जाएगा बाहर। तो कोई भी प्रकार की झिल्ली, अर्ध पारगम्य झिल्ली के माध्यम से जो अणु होते हैं वो हमेशा तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर गमन करते हैं, तो उसको हम कहते हैं परासरण। तो देखिए परासरण को अच्छी तरह से देखिए, यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना है। तनु विलयन से, तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर, तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर अणुगमन करते हैं। लेकिन बीच में क्या होनी चाहिए? SPM, सेमी पैरा मेम्ब्रेन, अर्ध पारगम्य झिल्ली। तो देखिए तनु विलयन से सांद्र विलयन में जा रहा है। यहाँ एक चीज उल्टी है, ध्यान रखिए। जो वायु दाब होता है उसमें से अधिक, ज्यादातर हम यही पढ़ते हैं टेम्परेचर वायु दाब के अधिक से कम दाब की ओर। लेकिन यहाँ देखिए यहाँ तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर जाता है, क्योंकि जो तनु है उसमें क्या चीज है, उसमें विलय की मात्रा ज्यादा है और इसमें विलय की मात्रा कम है। तो ये जो पार्टिकल्स होते हैं वो हमेशा पैरा मेम्ब्रेन जो झिल्ली होती है, अर्ध पारगम्य झिल्ली, उसके द्वारा तनु विलयन किधर चला जाता है? सांद्र विलयन की ओर चला जाता है। तो ये कहलाता है जो है परासरण। अब देखिए परासरण के वैसे तो बहुत सारे अनुप्रयोग है। सबसे पहले एक अनुप्रयोग देखिए, जैसे हम अचार है, पिकल्स, अचार, उस अचार के अंदर हम क्या करते हैं कि जो हम मार्केट से अचार लाते हैं या हम घर पे अचार बनाते हैं, उसके अंदर क्या होता है कि ऑयल, अंदर जो तेल डालते हैं और तेल के साथ में क्या डालते हैं? नमक डालते हैं। तो हम उसके अंदर जो है वो अचार के अंदर तेल व नमक डालते हैं। तो जो मान लीजिए इसके अंदर अचार है और अचार के अंदर इसमें जो है कुछ मात्रा में हम तेल डाल रहे हैं इसके अंदर और नमक डाल रहे हैं। तो क्या हुआ, ये क्यों डालते हैं हम तेल और नमक? ऑयल, तेल और नमक, ये हम इसमें डालते हैं। तो क्या होता है कि जब हम इसमें तेल और नमक डालते हैं तो मान लीजिए इसमें कोई जर्म, कोई भी प्रकार का जर्म है, बैक्टीरिया कोई भी प्रकार का यहाँ प्रोड्यूस हो गया मान लीजिए, तो क्या हुआ कि बार जो है वो अधिक सांद्रता है, क्योंकि नमक और तेल की सांद्रता अधिक है। तो सांद्रता अधिक है, जबकि इस जर्म के अंदर सांद्रता कम है। इसमें ध्यान से समझिए कि जो जर्म है इसमें इसकी जो है वो सांद्रता कम है, तनु है, और ये सांद्रता अधिक है। तो क्या होगा कि इसकी बॉडी से, किसकी बॉडी से? जर्म की बॉडी से। तो मैं यहाँ बना के समझाता हूँ। देखिए जर्म की बॉडी से क्या हुआ कि सारा का सारा जो इसकी बॉडी के अंदर लिक्विड था वो परासरण के द्वारा बाहर आ गया। तो इस जर्म में डिहाइड्रेशन हो गया। डिहाइड्रेशन होने के कारण से इसमें जर्म ग्रोथ नहीं करेगा, क्योंकि वो वहीं डेड हो जाएगा। तो इसलिए हम जो है अचार के अंदर ऑयल डालते हैं
और साल्ट डालते हैं, जिससे उसकी जो सांद्रता होती है वो अधिक हो जाती है। बाहर का सॉल्यूशन सांद्र अधिक था तो इसके कारण से जर्म खत्म हो गया। अब देखिए इसके अलावा देखिए जो हम परासरण दाब है वो उसके बारे में समझेंगे, लेकिन एक चीज और देखिए, 3 तरह का विलयन बता दो। देखिए समपरासरणी, समपरासरणी, दूसरा है अति परासरणी, तीसरा है अल्प परासरणी, परासरणी। वैसे अभी जो 9th क्लास का NCERT का सिलेबस RBSE ने जो नया लागू किया तो उसके अंदर जो बुक है 9th क्लास की, उसके अंदर पेज नंबर 67 के अंदर ये अच्छी तरह से दिया हुआ है। तो देखिए समपरासरणी क्या होती है उसको ध्यान से समझिए। जैसे मान लीजिए ये मेरे पास में कोई प्रकार का पात्र है और इसके अंदर मैंने जो है अंडे के चारों ओर से हल्का सा उसको गर्म करके जो कैल्शियम कार्बोनेट की झिल्ली होती है उसको तोड़कर और उसके अंदर डाल दिया जल में, तो क्या हुआ, ना तो ये जल अंदर जाएगा ना बाहर आएगा, और या फिर इसमें जितना बाहर आएगा उतना इसके अंदर जाएगा। तो ये जो है ये फूलेगा नहीं, हैज इट इज जैसे का जैसे रहेगा। तो इस प्रकार का विलयन होता है वो कहलाता है समपरासरणी। मतलब क्या हुआ, मीन्स ये हुआ कि मान लीजिए कोई सेल है, कोई कोशिका है, वो कोई ऐसे विलयन में रख दे कि जो कोशिका का जो द्रव है और इस बीकर में या पात्र के अंदर जो द्रव है उन दोनों का यदि वो परासरण दाब समान है तो ये ना तो ये कोशिका सिकुड़ेगी और ना ये फैलेगी। तो इस प्रकार का जो होता है वो कहलाता है समपरासरणी। अगला देखिए अति परासरणी। अति परासरणी क्या होता है, देखिए ये मान लीजिए अंडे की झिल्ली तोड़कर और इस लिक्विड के अंदर मैंने ये एक डाल दिया, तो क्या हुआ, कुछ समय पश्चात ये सिकुड़ गया, इस प्रकार से हो गया। या फिर आप जो अंगूर होते हैं उसको चाशनी में डालते हैं, शक्कर के घोल में डालते हैं तो वो सिकुड़ जाएंगे। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये साफ साफ स्पष्ट है कि जो बाहर का जो सॉल्यूशन है वो सांद्र था और अंदर ये तनु था, तो तनु से सांद्र की ओर ये बाहर आ गया, इस कारण से कोशिका सिकुड़ गई। तो इस प्रकार का विलयन अति परासरणी कहलाता है। अति परासरणी क्या हो गया, स्पष्ट है कि जो अंदर ये है, इस अंदर इसकी जो कोशिका के अंदर ये कम सांद्र था और ये बाहर का जो विलयन अधिक सांद्र था, जिसके कारण से ये सारा जो विलयन बाहर आ गया और ये कोशिका सिकुड़ गई। तो इस प्रकार का विलयन अति परासरणी विलयन। अब देखिए अल्प परासरणी विलयन। अल्प परासरणी विलयन क्या होती है, वैसे तो इसका नॉर्मल है, हम जैसे सामान्यतः जो दाखें होती है यानी किशमिश होती है उसको जल में रख देते हैं तो फूल जाती है। तो इसमें अंडा रखा हुआ है मान लीजिए, और अंदर का जो सॉल्यूशन इस बार वो है ये तनु और बाहर का विलयन है वो है सांद्र। तो क्या हुआ, जो इसके अंदर तनु विलयन है, सॉरी ये है तनु और ये है सांद्र, तो तनु विलयन जो है वो इसमें आ गया, तो इसके कारण आने के कारण से तनु से सांद्र की ओर आने के कारण से ये अंडा फूल गया अंदर। तो ऐसा क्यों हुआ कि जो बाहर का विलयन तो क्या था, उसके अंदर कम परासरण दाब था और अंदर जो है वो उसके अंदर विलयन कौन सा था, सांद्र। तो स्पष्ट है कि बाहर जब तनु होगा और अंदर सांद्र होगा तो ये तनु से सांद्र की ओर गमन करेगा और अंडा फूल जाएगा। तो 3 प्रकार के विलयन हो गए, समपरासरणी विलयन, अति परासरणी विलयन और अल्प परासरणी विलयन। तो ये जो है परासरण। अब देखिए परासरण दाब जो होता है वो कैसे हम निकालते हैं, परासरण दाब होता क्या है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसको समझने से पहले मैं परासरण और विसरण में अंतर बता देता हूं। देखिए विसरण डिफ्यूजन, परासरण ऑस्मोसिस। परासरण में तो क्या होता है कि जो विलायक होता है वही उसमें मोशन करता है, गमन करता है, गति करता है, जबकि विसरण होता है उसमें विलय और विलायक दोनों ही मोशन करते हैं। जैसे
दूध और पानी को हम मिला देते हैं। दूसरा जो परासरण है वो हमेशा अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा होता है, जबकि विसरण जो होता है नॉर्मल सामान्य वायु में या कोई लिक्विड में बिना ही अर्ध पारगम्य झिल्ली के द्वारा होता है। परासरण बहुत ही स्लो प्रक्रिया है, धीमी गति से होता है, जबकि विसरण बहुत ही तेजी से हो जाता है। अब देखिए परासरण दाब किसको कहते हैं। मान लीजिए कोई भी किसी वस्तु में परासरण लग रहा है और उस परासरण को रोकने के लिए, परासरण को रोकने के लिए जो दाब लगाया जाता है उसको हम क्या बोलेंगे, परासरणी दाब या परासरण दाब। तो देखिए दो विधि से इसको परासरण दाब ज्ञात किया जाता है। पहली विधि है वो है ओल्ड विधि यानी पुरानी विधि है, पुरानी विधि, और दूसरी है वो नई विधि, नई विधि। तो सबसे पहले जो परासरण दाब की जो पुरानी विधि है वो क्या है उसको ध्यान से समझिए। जैसे मान लीजिए मैंने ये एक ग्लास की कांच की ट्यूब ली हुई और इस ट्यूब के नीचे मैंने उल्टी फनल लगा दी, इसके नीचे मैंने एक उल्टी फनल लगाई और इस फनल में मैंने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन भर दिया, कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है, और इसमें मैंने किसी इसको लिक्विड में डुबाकर रख दिया, और फनल का जो ये भाग है यहां मैंने लगा दी अर्ध पारगम्य झिल्ली, कुछ समय पड़ा रहने दिया। तो क्या हुआ, ये जो इसका ब्लू कलर था किसका, कॉपर सल्फेट का, वो क्या हुआ कि धीरे धीरे वो लाइट कलर हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि देखिए इसके अंदर जो कॉपर सल्फेट था वो सांद्र था, जबकि ये जो था ये तनु था, तो तनु से सांद्र की ओर पार्टिकल्स गमन की, किसके द्वारा, अर्ध पारगम्य झिल्ली यानी परासरण हुआ। और ये होते होते इसके अंदर ये H हाइट तक जो है ये लिक्विड इसके अंदर ऊपर तक आ गया, H हाइट तक, क्योंकि जब ये अर्ध पारगम्य झिल्ली के द्वारा ऊपर जाएगा तो यहाँ ये आ गया। तो अब देखिए इसको निकालने के लिए इसकी डेंसिटी और ग्रेविटी पता होनी चाहिए। जी की वैल्यू 9.8, तो ये जो होते हैं इसके अंदर तीनों वैल्यू रख के हम निकाल सकते हैं। तो परासरणी दाब होता है उसको हम पाई से डोनेट करते हैं, तो ये हो जाएगा H यानी हाइट, डेंसिटी और ये ग्रेविटी, इनकी वैल्यू निकाल कर ये ज्ञात करते हैं। तो ये तो पुरानी विधि है। अब देखिए आजकल वर्तमान में जो नई विधि है वो देखिए, नई विधि में क्या होता है। ये देखिए इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कोई भी प्रकार का तनु विलयन है और इधर सांद्र विलयन है। तो इधर मान लीजिए हम मान लेते हैं कोई भी प्रकार का तनु विलयन है और इधर हम मान लेते हैं सांद्र विलयन। तो आपको स्पष्ट है कि परासरण के अंदर क्या होता है, अर्ध पारगम्य झिल्ली, और ये जो बीच में है ये है अर्ध पारगम्य झिल्ली SPM। तो ये अब क्या होगा कि जब तनु से अणु किस ओर गति करेंगे, सांद्र की ओर, तो क्या होगा धीरे धीरे ये जो पानी का तल है ये बढ़ेगा, यहाँ से ये धीरे धीरे ये तो कम होगा, धीरे धीरे डाउन होगा, और यहाँ से ये क्या होगा, ये ऊपर बढ़ेगा। तो ये डाउन ये ऊपर, तो क्या होगा कि यहाँ परासरण दाब बढ़ेगा। तो धीरे धीरे यहाँ पर मैंने क्या किया कि कोई भी प्रकार का एक्सटर्नल यानी बाहरी दाब लगाया,
तो बाहरी दाब लगाने से क्या हुआ कि इसको हमने ऊपर आने ही नहीं दिया, इसके ऊपर बाहरी दाब लगाने से इस जो है हमने इस परासरण दाब को रोक लिया। तो परासरण दाब क्या हो गया, तो परासरण दाब वो हो गया कि जिसको हमने एक्सटर्नल फोर्स यानी बाहरी दाब लगाकर हमने रोक लिया, तो परासरण दाब बाहरी फोर्स के बराबर हो गया। तो ये हमने इतना परासरण दाब लगाया कि ये किसी भी प्रकार से ये इसमें परासरण ना हो सके, क्योंकि जैसे जैसे तनु से इसमें आया तो वापस हमने इधर इसमें फोर्स लगाया तो वापस ये अणु इधर चले गए, तो ये एक्सटर्नल फोर्स के बराबर हो गया। तो हम इसको डोनेट करते हैं परासरण दाब को जो है पाई से, क्योंकि देखिए ये एक इजी तरीका है, ये आधुनिक तरीका है, नई विधि है, क्योंकि इसके द्वारा हम इजीली जो है जो लगाया गया बाहरी जो बल लगाया जाता है उसकी वैल्यू हम इजीली निकाल सकते हैं। तो ये हो गए परासरण दाब ज्ञात करने की दो विधियां। अब देखिए परासरण दाब का अनुप्रयोग कहाँ किया जाता है वो देखिए, वो हम पढ़ेंगे। द्वारा जल शोधन, द्वारा जल शोधन, जो प्रति परासरण द्वारा जल शोधन पढ़ेंगे। देखिए प्रति यानी रिवर्सिबल आर, परासरण यानी ऑस्मोसिस। तो हमारे घर में आरओ होता है जिसके द्वारा पानी फिल्टर होता है, तो वो आरओ, तो वो इसी सिद्धांत पे काम करता है, प्रति परासरणी द्वारा जल शोधन। तो देखिए सपोज कीजिए, जैसे मान लीजिए आपका घर में आरओ है, और इस आरओ के बीच में ये एसपीएम अर्धपारगम्य झिल्ली लगी हुई है, ये इसमें अर्धपारगम्य झिल्ली लगी है बीच में। अब यहां से जो है शुद्ध पानी हमारे पास में आता है, और इसमें लवणीय जल है, यह है लवणीय जल, यहाँ है शुद्ध जल, यह है शुद्ध जल। अब क्या होता है कि देखिए ये लवणीय जल है और ये शुद्ध जल है, तो स्पष्ट है कि ये जो है ये विलयन कैसा हो गया, स्पष्ट है कि भाई ये सांद्र है और ये तनु विलयन है, तो ये इसके अंदर परासरण होगा। लेकिन इस परासरण को रोकने के लिए हम यहाँ एक लगाएंगे दाब, और वो दाब पाई से अधिक होना चाहिए। तो जब हम एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे यहाँ से परासरणी दाब, तो क्या होगा कि इसके अंदर जो है वो लवण तो यहीं रह जाएंगे और ये विपरीत दिशा में, क्योंकि परासरण हो रहा, शुद्ध जल लवणीय जल में जा रहा था, क्योंकि ये था तनु सांद्र की ओर जा रहा था। लेकिन हमने परासरणी दाब जो है उसके अंदर उसको रोकने के लिए जो आंतरिक दाब लगाया, आंतरिक दाब के कारण से क्या हुआ कि जल यानी जो विलायक है वो इस ओर गमन हुआ, तो यहाँ पर शुद्ध जल एकत्रित होगा और लवण यहीं रुक जाएंगे। तो हमारा जो आरओ होता है वो प्रति परासरण सिद्धांत पे काम करता है। तो अब हम जो पढ़ेंगे इसके अंदर वांट हाफ सिद्धांत। देखिए वान हाफ जो थे एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने जो बॉयल के जो नियम थे उसके आधार पर इन्होंने भी ये बताया। बॉयल का नियम क्या था, जैसे P ये होता है 1/V, यानी प्रेशर दबाने से आयतन कम होता है। तो वांट हाफ ने भी जो बॉयल वांट हाफ नियम, देखिए इसके दो पढ़ेंगे, एक तो पहला पढ़ते हैं हम बॉयल वांट हाफ। बॉयल वांट हाफ, बॉयल वांट हाफ क्या कहता है कि देखिए जो पाई का मतलब परासरणी दाब वो होता है
जो सांद्रता होती है उसके प्रोपोर्शनल यानी उसके समानुपाती होता है, और सांद्रता होती है वो हमेशा आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो आप केवल यहाँ तक याद रखिए ये, लेकिन ये कौन सी स्थिति में? स्थिर ताप पर, स्थिर ताप पर ये होता है। अब देखिए गे लुसाक वांट हाफ, गे लुसाक वांट हाफ। ये क्या कहता है? ये रूल कहता है कि जो पाई होती है वो तापमान के समानुपाती होता है, लेकिन कब? जब सांद्रता स्थिर हो। अब देखिए इन दोनों नियम को मैं साथ लिख देता हूं, पाई प्रोपोर्शनल सी टी, और जो सी होता है वो होता है एन, जो होता है पहले इसमें देखिए पाई इक्वल टू, ये कॉन्स्ट जो आपका समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा, स्थिरांक नहीं। वाह, करो जाना स्टार्ट में क्यों जन करी जो। अब देखिए हम पढ़ेंगे वांट हाफ सिद्धांत। वांट हाफ सिद्धांत। इसको दो रूप में पढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले बॉयल वांट हाफ और दूसरी थ्योरी है गे लुसाक, वांट हाफ। तो देखिए आपको पता है बॉयल क्या कहता है? बॉयल के अकॉर्डिंग तो ये होता है P प्रोपोर्शनल 1/2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है V के। दाब बढ़ेंगे तो आयतन क्या होता है? सदैव कम होता है। तो देखिए परासरणी जो दाब होता है वो प्रोपोर्शनल होता है C के, और C यहाँ पर क्या है? ये सांद्रता है, लेकिन ये कब? ये कंडीशन है स्थिर ताप पर, स्थिर ताप पर। इसी प्रकार से गे लुसे के अकॉर्डिंग ये जो परासरणी दाब होता है, पाई यानी परासरणी दाब और टी यानी तापमान, तो ये स्थिर सांद्रता पर होता है, स्थिर सांद्रता पर। अब देखिए इन दोनों को सम्मिलित रूप से लिख रहा हूं, पाई प्रोपोर्शनल सी टी। अब पाई इक्वल टू आर सी टी। आर यहाँ क्या है? आर इज कांस्टेंट, आर एक स्थिरांक है, और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 0.0821 लीटर ATM मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, ये इसकी वैल्यू होती है। अब देखिए C क्या होता है? तो देखिए पाई इक्वल टू आर। अब देखिए सीधा सीधा है आर और C जो है, C की वैल्यू पहले लिख देते हैं। C होता है N/V, यहाँ लिख देता हूँ, चूंकि C जो होता है वो क्या होता है? N/V। तो ये हो गया आपका RT, इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया पाई V इक्वल टू NRT, और N हमने बार बार अच्छी तरह से पढ़ लिया, क्या होता है? WV/MB। तो ये हो गया पाई V इक्वल टू WV/MB, और हमें क्या निकालना है? हमको तो ये निकालना है मोलर द्रव्यमान। तो इसको यहाँ रख देते हैं, इसको यहाँ रख देते हैं, तो ये हो गया MB इक्वल टू WBRT/, ये आ गया पाई V। तो ये मोलर द्रव्यमान इससे निकाल सकते हैं। तो ये वांट हाफ सिद्धांत हो गया। अब हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कई बार, जैसे
वैद्युत अपघट्य होते हैं उनके लिए जब हम मोलर द्रव्यमान निकालते हैं तो उनमें कुछ त्रुटि आ जाती है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे? हाँ, अब हम पढ़ेंगे असामान्य मोलर द्रव्यमान, असामान्य मोलर द्रव्यमान। देखिए स्टूडेंट्स, कई बार कुछ वैद्युत अपघट्य होते हैं जिसमें आयंस होते हैं, उसके अंदर जब हम मोलर द्रव्यमान निकालते हैं तो उसमें त्रुटि आ जाती है, तो उसको बोलते हैं असामान्य मोलर द्रव्यमान। क्यों होता है ऐसा? उदाहरण समझते हैं, इस कारण समझते हैं। देखिए सबसे पहले नंबर 1 सहगुणन। सपोज कीजिए आपने, मान लीजिए जो आपका एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड, उसमें आपने बेंजीन मिलाई, तो क्या हुआ? एसिटिक एसिड प्लस बेंजीन, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि हमारे पास में जो ये H3C डबल बॉन्ड O और यहाँ ये OH और यहाँ C ये डबल बॉन्ड O और यहाँ ये OH और ये CH3। तो देखिए जैसे हमने ये दोनों अणु मिलाए तो इनके बीच में हाइड्रोजन बंध बनेगा। क्या बनेगा? हाइड्रोजन बंध बन जाएगा। तो ये हाइड्रोजन बंध जो बनेगा उसके कारण से क्या हुआ? जैसे सपोज कीजिए ये अणु बना, इसके लिए मोलर द्रव्यमान 60 है, लेकिन अब ये दोनों जुड़कर एक अणु बना लिया और एक अणु बनने के कारण से इसका मोलर द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 120 हो गया। तो क्या हुआ कि यहाँ मोलर द्रव्यमान जो है वो असामान्य हो गया, क्योंकि ये जुड़कर एक ही अणु बना रहे हैं। तो जब जुड़ते हैं तो उसको बोलते हैं सहगुणन। तो इसी प्रकार से देखिए वियोजन, वियोजन का मतलब टूटना। जैसे ये AB है और ये दो टुकड़ों में विभक्त हो गए, A+ आयन और ये B एनायन और ये कैटायन। ये तो हो गया कैटायन और ये हो गया एनायन। तो A कैटायन और B एनायन। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे पोटेशियम क्लोराइड है वो K+Cl-। तो यहाँ 2 हो गए, इस बार टूट गए। तो जब टूट जाते हैं 2 हो गए तो मोलर द्रव्यमान अधिक आएगा, और यहाँ मोलर द्रव्यमान जो होगा वो जुड़ गया तो उसके कारण से वो कम आएगा, क्योंकि वहाँ 120 हो गया। तो जब यहाँ 120 होगा तो मोलर द्रव्यमान ये ज़्यादा नहीं आके कम आएगा, और यहाँ जो है ये टूट गए तो ज़्यादा आना चाहिए, लेकिन यहाँ मोलर द्रव्यमान कम आता है। तो सहगुणन और वियोजन आपको अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए, ऐसा क्यों होता है। तो अब इस त्रुटि को सुधारने के लिए क्या करें? तो वहाँ वांट-हाफ गुणांक काम लेते हैं, वांट-हाफ गुणांक। तो वो हम इसके अंदर सुधार करेंगे वांट-हाफ गुणांक से। तो देखिए वांट-हाफ गुणांक जो होता है वो क्या है? वांट-हाफ गुणांक को डोनेट करते हैं I से, तो ये वांट-हाफ गुणांक तो जो सामान्य मोलर द्रव्यमान है, सामान्य मोलर द्रव्यमान, उसमें यदि मैं असामान्य मोलर द्रव्यमान का भाग दे दूं, असामान्य मोलर द्रव्यमान,
जब सामान्य मोलर द्रव्यमान में मैं असामान्य मोलर द्रव्यमान से डिवाइड कर देता हूं तो मेरे पास में 1/2 गुणांक आ जाएगा। तो देखिए, जैसे मान लीजिए सामान्य मोलर द्रव्यमान, मैंने अभी एक एग्जांपल लिया था जिसमें एसिटिक एसिड बताया था, बेंजीन बताया था। तो सामान्य मोलर द्रव्यमान तो उसका 60 था, लेकिन आया कितना 120, तो ये हो जाएगा 1/2। तो अब देखिए, ये यदि मैं मान लीजिए सबसे पहले जैसे हमने ये पढ़ा था P1 नॉट माइनस P1/P1 नॉट इक्वल टू N2/N1। अब इसमें मान लीजिए असामान्य मोलर द्रव्यमान है तो हम कुछ नहीं करेंगे, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। ये क्या चीज़ है ये तो आपको पता होगा, ये है आपके जो विलायक में अपेक्षिक दाब, अपेक्षिक दाब का जो अवनमन हमने पढ़ा था सबसे पहला पॉइंट। तो उसमें यदि त्रुटि आ जाती है मान लीजिए, तो हम इसको जो है 1/2 गुणांक से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ 1/2 गुणांक लिख दिया। तो जो विलायक का अपेक्षिक वाष्प दाब था, तो उसमें हमने जो पहला पॉइंट पढ़ा उसके अंदर हमारे पास में ये आया। तो इसमें यदि मोलर द्रव्यमान में त्रुटि आती तो इसको 1/2 गुणांक से मल्टीप्लाई कर देंगे। द्वितीय जो हमने पढ़ा था डेल्टा टीबी, तो ये KBM, इसमें भी मान लीजिए कोई त्रुटि आती है KBM, तो हमें 1/2 गुणांक I से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ TB क्या है, ये है जो क्वथनांक का उन्नयन, क्वथनांक के उन्नयन के भी हम यदि 1/2 गुणांक से मल्टीप्लाई कर दें तो ये जो है त्रुटि संशोधित हो जाएगी। उसके बाद में तीसरा जो था हिमांक का अवनमन, डेल्टा TF इक्वल टू IKFM। यदि हिमांक के अवनमन में भी हम I से इसको 1/2 गुणांक से मल्टीप्लाई कर दें तो भी हमारे पास में ये जो है त्रुटि संशोधित हो जाएगी। इसी प्रकार से जो पराश्रेणी दाब होती है वो NBRT/V, इसको भी यदि 1/2 गुणांक से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये जो है त्रुटि संशोधित हो जाएगी, त्रुटि में सुधार हो जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो विलयन अध्याय था ये हमारा पूरा चैप्टर खत्म हो गया है। अब जो हम नेक्स्ट डे में मिलेंगे नया चैप्टर लेके, थर्ड चैप्टर लेके। लेकिन देखिए, आप सबसे पहले जो हमने आपको चैप्टर पढ़ा है उसको नोटबुक में राइट डाउन करते रहिए और अच्छी तरह से 2-3 बार इसको समझिए। और समझ में नहीं आते हैं तो आप कमेंट्स कीजिए, मैं आपको आंसर दूंगा। और या फिर आप अपनी नोटबुक लेके साथ में बुक लेके बैठिए, NCERT की भी लेके बैठिए, RBC की भी लेकर बैठिए और अच्छी तरह से उसमें भी स्टडीज कीजिए। मेरे जो बताए गए उन नोट्स को भी स्टडीज कीजिए, कुछ उससे मटेरियल लिखिए, कुछ मैंने बताए उनमें से लिखिए। और आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती उसका स्क्रीनशॉट लेके जो है उसको स्टडीज कीजिए। आपको हमारा चैनल कैसे लगता है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, आपका हमें बहुत सारा सहयोग मिल रहा है और हम धीरे धीरे आपके लिए बहुत अच्छे चैप्टर लाएंगे और अलग अलग सब्जेक्ट की हम तैयारी करेंगे। तो मैं रोशन दैया, केमिस्ट्री PGT, श्री गुरुकुल साइंस एकेडमी की ओर से आप सभी का अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद।